मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? एक बार रेज़ हैंड करके बताइए प्लीज़। सभी को आ रही है मेरी आवाज़? ठीक है। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट क्लास में प्लीज़ अपना स्क्रीन यहाँ पे ऑफ कीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए पूजा। ठीक है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, जिस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन का भी एनफोर्समेंट है, हमने कब अडॉप्ट किया उसे, कब हम ये एनफोर्स में आया, ठीक है? इसके अलावा हमने डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या प्रोवाइडेड है ना, उन सभी को कवर किया है। ठीक है? तो यहाँ पे आज की क्लास में और हमने शेड्यूल भी देखा था कल की क्लास में, है ना? शेड्यूल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम शेड्यूल को एक बार कंप्लीट करते हैं और उसके बाद एक नए टॉपिक को मतलब प्रियम्बल को हम समझेंगे क्योंकि प्रियम्बल जो है, ना केवल आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, बल्कि उसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं, जैसा कि सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, तो उसका मतलब क्या होता है? ये आपके मेंस के 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और आपको पता होना चाहिए, तो हम इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से आपको स्क्रीन प्रेज़ेंट कर रही हूँ। एक बार बताइए आपको स्क्रीन विज़िबल है? एक बार रेज़ हैंड करके बताइए कि आपको स्क्रीन विज़िबल है? किसी को विज़िबल नहीं है तो प्लीज़ मैसेज करके बताइए। ठीक है डन। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था शेड्यूल को, ठीक है? और शेड्यूल में हमने शेड्यूल 6 तक कवर कर लिया था ऑलमोस्ट। वैसे हमने सारे पढ़े थे टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम। एक बार हम फिर से एक बार इसको चेक देख लेते हैं कि टी डिनोट्स टेरिटरी, है ना? एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं, रिवीजन बहुत ज़रूरी है और टी डिनोट्स टेरिटरी ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू का। मेंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला, पर प्रीलिम्स और इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप पे याद होना चाहिए और वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ होते हो। तो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करिए। टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एमोल्यूमेंट्स दैट मीन्स सैलरी, ए डिनोट्स अफर्मेशन, थर्ड शेड्यूल डिनोट्स अफर्मेशन दैट इज़ ओथ एंड अफर्मेशन, थर्ड शेड्यूल। फिर अपना आ गया आर, आर मतलब सीट्स रिजर्व इन राज्यसभा, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा आपका आर डिनोट करता है और ये याद भी करना इजी है राज्यसभा से, ठीक है? वैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस हम इसे बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास पे बताया था। फिर एस डिनोट्स एस ए एस टी, से भी याद करना आसान होगी। वर्डिंग्स देखिए, आर डिनोट्स राज्यसभा, राज्यसभा में कितनी सीट्स अलोकेट होगी हर स्टेट, ठीक है? फिर हो गया हमारा एस डिनोट्स शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड एरिया, तो ये भी इजी है हमारा एस, और एस को आप ऐसे करेंगे एस, ठीक है? एस है ना? टीयर्स एस है तो एस आपको 5 बनता हुआ नहीं दिख रहा? 5 ऐसा बनता हुआ दिख रहा है एस, तो आप इसको शेड्यूल 5 याद कर सकते हैं इजीली, ठीक है? उसके बाद ओ, ओ से हमने डिनोट किया था अदर ट्राइबल एरिया, जिसमें हमने एटीएम याद किया था, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। रट लीजिए क्योंकि यहाँ पे मणिपुर आपको कंफ्यूज करने वाला है, पर यहाँ पे क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मेघालय मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज करा जाएगा आपको प्रीलिम्स में एमसीक्यू देकर। देन एफ डिनोट्स फेडरलिज्म, मैंने बताया था कि फेडरलिज्म मतलब यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्फिडेंट लिस्ट, मतलब आप जो फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर ड्यूअल पॉलिटी होती है। ड्यूअल पॉलिटी बोले तो जहां पे दो, जो हमारा गवर्नमेंट को मैनेज करने का तरीका है वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो फेडरल तरीका है। यूनियन पे यूनियन हैंडल करेगी और स्टेट लेवल पे स्टेट्स को भी अपने स्टेट को हैंडल करने की ऑटोनॉमी होगी। हर केस में नहीं, पर मोस्टली केसेस में स्टेट को पावर दी गई है। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स को भी यूनियन गवर्न करती है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? फेडरलिज्म से क्या फायदा होता है कि चीजें अच्छे से मैनेज होती है। स्टेट अपने, जैसा राजस्थान स्टेट है, तो अपने स्टेट्स को अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से मैनेज करेगा, तो एक सेगमेंट यहाँ पे बन जाता है। तो फेडरलिज्म में मैंने आपको बताया था, यहां से हमें पढ़ना है फेडरलिज्म, हम एक बार देख लेते हैं। फिर ओ से मैंने आपको बताया था ऑफिशियल लैंग्वेज, ओ बिल्कुल ईजी है याद करना, ठीक है? और शेड्यूल कौन सा है अपना? यहाँ पे 8 शेड्यूल है, तो देखो ओ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है? ओल्ड। अब ऑफिशियल लैंग्वेज को याद करने का तरीका क्या है? देखिए, मैं इसको कैसे याद करती हूँ?
22 ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसमें मैं 8 ऐड कर देती हूँ। 8 तो हमारा हो जाता है शेड्यूल, ठीक है? और लैंग्वेजेस कितनी है इसमें 22। तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, मुझे ईज़ी रहता है। मुझसे पूछा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ पे है? मैं बोलती हूँ 8 में और कितनी है 20, ठीक है? फिर एल, एल डिनोट्स लैंड रिफॉर्म शेड्यूल 9 जो हम समझेंगे। डी डिनोट्स डिफेक्शन, ये कौन सा है हमारा 10th शेड्यूल। डी कौन सा शेड्यूल है हमारा डिफेक्शन का 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर पी और एम तो आपको इजी, म्युनिसिपैलिटी एम है और पी से पंचायत है। पी डिनोट्स पंचायत, एम डिनोट्स म्युनिसिपैलिटी जो कि आपके लास्ट के 11 और 12 नंबर के होते हैं। ये बेसिक आपसे पूछा जाता है कि शेड्यूल 11 में क्या दिया गया है, शेड्यूल 12 में क्या दिया गया है, बस इतना सा, ठीक है? और सब में हमें फिर भी थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए पर इनका सिर्फ नंबर और नेम बस इतना ही काफ़ी रहता है। ठीक है? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया मैंने आपको क्या कन्वे किया है? देखिए, स्टार्टिंग की क्लास थोड़ी स्लोली-स्लोली चलेगी, धीरे-धीरे हम पढ़ेंगे क्योंकि आप एक टीचर को पढ़ाने का जो तरीका होता है ना, वो भी आप में डेवलप होगा धीरे-धीरे। फिर हम स्मूथली क्लास को रन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार रेज़ हैंड करके बताइए कि जो मैंने आपको समझाया वैसे हमने कल का ही करा है, पर फिर भी एक बार बताइए आपको क्लियर है जो भी हमने पढ़ा है अभी तक? बताइए सभी को? ठीक है? रेज़ हैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको क्योंकि ईज़ी है, एक टैप करना होता है आपको। डन। अब हम शेड्यूल 7 को डील कर रहे हैं। तो शेड्यूल 7 में हमने पढ़ा लिस्ट। अब देखिए शेड्यूल 7 को हमेशा 246 के साथ आर्टिकल 246 के साथ रीड करना होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब लिस्ट 1 में मैंने आपको बताया था यूनियन लिस्ट है जिसमें कल एक स्टूडेंट का डाउट भी था तो हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। यूनियन लिस्ट में आपके 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। याद रखना है ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपका। स्टेट लिस्ट जो कि सेकंड लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट सेकंड लिस्ट होती है जिसमें 66 सब्जेक्ट्स होते हैं और नेक्स्ट अपना आता है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन को लॉ बनाने की पावर होती है मतलब सेंट्रल को लॉ बनाने की पावर होती है। सेंट्रल जो है ना हमारा स्टेट लिस्ट में जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स होते हैं उनको लॉ बनाने की पावर होती है और कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन एंड स्टेट दोनों को साइमल्टेनियसली पावर होती है लॉ बनाने की। बट यहाँ पे मैंने आपको कल 2 डॉक्ट्रिन बताई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड। ये दोनों डॉक्ट्रिन हमें इस एस्पेक्ट में कॉन्करेंट लिस्ट के एस्पेक्ट में हमें समझना और लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं 47 यहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है? अब कुछ सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है? ये सब्जेक्ट्स है ना, अब आपको सारे सब्जेक्ट्स तो याद नहीं करने 97 तो ये सब्जेक्ट्स जो है ना आपने एक बार माइंड में सेट कर लेना क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़े से एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, एनआई मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके अगर सब्जेक्ट में भी होगा ये। फिर रेडियो एंड टेलीविज़न, पोस्ट ऑफिस देख समझ रहे हैं? पोस्ट ऑफिस का जो भी मैटर होता है ना, उसके रिलेशन में यूनियन ही लिस्ट यूनियन जो है ना, सिर्फ़ वो ही लॉ बना सकती है। बैंकिंग, ऑडिट अकाउंट्स, डिफेंस, आर्मी, इंश्योरेंस, रेलवे, पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया जैसे कि हज यात्रा पे जाते हैं, ठीक है? मक्का मदीना, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग जो सेबी है, एक सेकंड इसका यहाँ पे कौन यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। किसी का कोई मैसेज है यहाँ पे? शशांक कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? पूछिए आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग आपका डाउट है। देखिए शशांक अभी क्लास में ये चीज़ कवर नहीं हो सकती। वैसे रीज़नेबल क्लासिफिकेशन एक क्लासिफिकेशन है जो कि काफ़ी रीज़नेबल होता है। पर ये हमारे आर्टिकल 14 से डील करेगा, हम इसको अभी नहीं ले सकते इस लेवल पे, है ना? ठीक है? अगर आपको अभी एग्ज़ाम है तो आप क्लास ओवर होने के बाद मुझसे पर्सनली बात कर देना, मैं बता दूँगी रीज़नेबल क्लासिफिकेशन कांसेप्ट आपको। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा क्लास में, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ओके? फिर डिफेंस, आर्मी, इंश्योरेंस, रेलवे और शेयर मार्केट, ये सभी हमारे क्या होते हैं, यूनियन लिस्ट के पार्ट्स होते हैं। ठीक है? ठीक है शशांक। हुँ।
फिर इसके बाद हमारे स्टेट लिस्ट में देखिए आपको ना मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ 97 जो 97 हमारे सब्जेक्ट्स है ना उनमें से ये सब्जेक्ट्स तो करके ही जाना मतलब ये तो पॉइंट याद कर लेना अच्छे से कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोस्टली क्वेश्चन बनता है आपको एक अच्छी हेल्प मिल रही है यहाँ पे कि आपको 97 पूरे नहीं करने पड़ रहे आपको सिर्फ ये करने पड़ रहे हैं तो उनको पढ़ लेना बार-बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है? फिर है स्टेट लिस्ट में कौन से मैटर है 66 जैसे कि अभी हमारा राजस्थान स्टेट है। राजस्थान में स्टेट में प्रिज़न कहाँ पे होंगे, कौन मैनेज करेगा प्रिज़न को, जेल को, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कैसे किया जाएगा, यहाँ से कोई रैली निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी, डीएम से परमिशन ली जाती है, तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस जो होती है हमारी अथॉरिटीज़, रेलवे पुलिस को मेंटेन करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। फिर है पब्लिक हेल्थ जो जैसे कोरोना हुआ था तो उस टाइम अगर मान लीजिए राजस्थान स्टेट की जो गवर्नमेंट है अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग लॉ बनाती है तो वो पब्लिक हेल्थ का जो मामला है वो स्टेट लिस्ट में आएगा और यहाँ पे लॉ बनाना बिल्कुल वैलिड रहेगा हॉस्पिटल सैनिटेशन सैनिटेशन एग्रीकल्चर गैस लैंड रिफॉर्म्स एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है कोई मुझे बताएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। बिल्कुल, पंचायती राज व्यवस्था, है ना? और म्युनिसिपैलिटी, बिल्कुल सही बोला आपने, है ना? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है। ये कांसेप्ट जो है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे ऐसे का भी पार्ट बनता है, ऐसे का। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। मेरे से भी गलती हुई थी इसलिए मेरे को याद है हमेशा से। फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था तब ये ऐसे बन के आया था। ठीक है? फिर कॉन्करेंट लिस्ट जो है जिसमें 47 सब्जेक्ट्स होते हैं थर्ड लिस्ट में जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों को पावर होती है लॉ बनाने की, वहाँ पे ये देखिए सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, ठीक है? इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग, ईसीओ मतलब इकोनॉमिक, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। इस मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन एंड सक्सेशन जो कि मोस्टली आपके पर्सनल लॉज़ होते हैं। कौन से लॉज़ होते हैं? पर्सनल लॉज़। इनके रिगार्डिंग भी लॉ बनाने की पावर दोनों के पास है यूनियन और स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल एनवायरमेंट सिविल एंड क्रिमिनल लॉ अब देखिए यहाँ पे बीएनएस अभी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हमारे बीएनएस और बीएनएसएस जो है सेंट्रल ने पास किए हैं ये अभी तक ठीक है अब मान लीजिए बीएनएसएस में यूपी गवर्नमेंट है उनको कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो कर सकती है अगर आपने देखी होगी बेरेक्ट देखा है यूनिवर्सल का या किसी का आप देखते होंगे कि वो बेरेक्ट में एक प्रोविजन है 125 कोई सा भी प्रोविजन मान लीजिए सेक्शन मान लीजिए उसके नीचे लिखा होगा अमेंडमेंट ठीक है और फिर लिखा हुआ यूपी का अलग है ठीक है राजस्थान का अलग है सब जगह का अमेंडमेंट अलग है सेंट्रल जो है बीएनएस और बीएनएसएस पास कर देती है पर उसके बाद अगर किसी स्टेट को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अमेंडमेंट की जरूरत है कुछ चेंजेस की जरूरत है जैसे कि बीएनएसएस में कोई रिमांड का टाइम 15 दिन है और अगर मान लीजिए कोई स्टेट में लगता है कि रिमांड का दिन टाइम जो है सिर्फ 10 दिन रखना है हमें तो वो स्टेट वो चीज कर सकती है और ये इंपॉर्टेंट बात है आपको पता होना चाहिए bankruptcy and insolvency is also a part of the concurrent list ठीक है अब ये पॉइंट याद कर लेना ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछा है आपके प्रीलिम्स में प्रीलिम्स का रिपीटेडली एमसीक्यू क्वेश्चन बना हुआ है ये वाला कि कौन से 5 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट लिस्ट से पहले स्टेट का पावर था अब यूनियन और स्टेट दोनों पे लॉ बनाएगी 42nd अमेंडमेंट से 5 सब्जेक्ट एजुकेशन जैसे आपने नेशनल एजुकेशन एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखी तो सेंट्रल ने पास की पहले स्टेट को पावर थी सिर्फ एजुकेशन के रिगार्डिंग अब यूनियन और स्टेट दोनों को पावर यहाँ पे ही हुई है एजुकेशन के रिगार्डिंग वेट्स एंड मेजर्स administration of justice and constitution and organization of court except high court and supreme court समझ रहे हैं अगर मान लीजिए राजस्थान गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे यहाँ पे 5 कोर्ट्स और स्टैब्लिश होने चाहिए तो उस केस में ना केवल राजस्थान गवर्नमेंट बल्कि यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अगर चाहे तो वो स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है या ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्या है 42nd अमेंडमेंट और ये 5 सब्जेक्ट्स के नाम फॉरेस्ट और एक और है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स अब मेरी बात समझना इनके अंदर का जो मैटर जैसे एजुकेशन में क्या होगा कुछ भी नहीं पढ़ना इन्हें सिर्फ लर्न करना है 42nd अमेंडमेंट ठीक है 5 सब्जेक्ट है बस आपको लर्न करना डाउट है तो प्लीज पूछिए कोई भी आपके माइंड में डाउट क्लिक हो रहा है तो क्लियर है सभी को एक बार रेज हैंड करके बताएंगे
ठीक है, 1 सेकंड। मैम इन लिस्ट्स को कैसे याद रखना है? देखिए, लिस्ट कैसे में मेमोराइज़ करना है? हाँ, मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे मेमोराइज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको 97 सब्जेक्ट्स थे, उसमें ऑलमोस्ट आपको 10 या 12 सब्जेक्ट याद करने के लिए बोला है मैंने आपको। तो इतना तो आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। मैंने आपको 97 सब्जेक्ट 66 और 47 तो याद करने के लिए नहीं बोला। तो ये बिल्कुल छोटे-छोटे हैं। मेमोराइज़ करने का सिंपल तरीका जो मैं फ़ॉलो करती थी पहले कि मैं इनको बार-बार रीड करती थी और उनको कनेक्ट कर देती थी। जैसे फॉरेस्ट है, ठीक है? एक तो तरीका होता है रटने का, कि कैसे? कि मैं फॉरेस्ट में जाके मैंने एजुकेशन करी, है ना? और एजुकेशन करने के बाद मैंने कोर्ट एस्टेब्लिश कर ली। जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए मैंने कोर्ट एस्टेब्लिश कर दी। इस तरह से मैंने इसको या तो लिंक कर दिया, समझ रहे हैं? रटने का तरीका होता है ये, कि फॉरेस्ट में गई, वहाँ बैठ के मैं पेड़ के नीचे एजुकेशन ले रही हूँ। एजुकेशन लेने के बाद मुझे लगा कि यार कोर्ट एस्टेब्लिश करने चाहिए। इस तरह से मैंने एकदम से उसको याद कर लिया। ये मैंने अभी बनाया है ये फॉर्मेट। ऐसा नहीं है मैं हमेशा ऐसे याद करती हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको लिंक करती हूँ कि हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई ना, तो उसपे सिर्फ ना केवल यूनियन बल्कि स्टेट भी लॉ बना सॉरी ना केवल स्टेट बल्कि यूनियन भी लॉ बना सकती है। अब पहले ऐसा नहीं होता था। तो मैंने उसको मेरे माइंड में मेमोराइज़ किया बार-बार, बार-बार। तो वो रिपीट जब जैसे-जैसे आप रिविज़न करोगे ना, वैसे आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा। या फिर एक तरीका मैंने आपको बता दिया रटने का तरीका कि आप एक स्टोरी बना के भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग जो पार्ट्स होते हैं ना, स्टार्टिंग वाला पार्ट पार्ट जिसमें हम हिस्ट्री तो कवर कर ही नहीं रहे, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में आपको ये मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, ये सारा तो मिलेगा, पर जो नीचे पढ़ने वाले हैं, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में नहीं मिलेगा। पर ये पार्ट आपके फ्री के नंबर है। ये आपके फ्री के नंबर है कि शेड्यूल 9 में क्या है, आपने बता दिया सिंपल। ये फ्री के नंबर है, इसमें कोई कांसेप्ट क्लैरिटी नहीं चाहिए, इसमें याद करना है, रट लो बैठ के, क्या दिक्कत है? एक तो बात मैंने आपको ये बताई। ठीक है? और यहाँ पे ठीक है। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो मेरे नोट्स हैं वो जेएन पांडे की बुक अगर आपने देखी होगी वहाँ से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप बिल्कुल मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि नोट्स बिल्कुल प्रॉपर हैं। ठीक है? मैंने जेएन पांडे की बुक खुद ने पढ़ी है। खुद के पहले मैंने खुद नोट्स बनाए थे, फिर जैसे-जैसे मैंने स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया वैसे-वैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स इस तरह से बनाए हैं, जैसे कि आपको समझ में आ सके। फिर है शेड्यूल 8 शेड्यूल 8 में मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज आपको याद करवा दी है 22 में प्लस 8 किया तो 30 आता है। इस तरह से मैंने इसको याद करा। इनिशियली यहाँ पे 14 थी, मैंने आपका लास्ट टाइम क्लास में 7 बोली थी, पर यहाँ पे इनिशियली 14 लैंग्वेजेस ये भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर अब क्वेश्चन बनेगा ये, देखिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना मैंने वही ऐड करे हैं, अननेसेसरी मैंने 22 लैंग्वेजेस को आपको याद कराने का कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन बनता है कि 96 अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया? तो सॉरी 96 लैंग्वेज अमेंडमेंट से ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या चेंज किया गया? तो जो ओडिया थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसका नाम हमने ओडिया कर दिया। ऐसे ही 92nd अमेंडमेंट से कौन-सी लैंग्वेज ऐड की गई? तो 4 लैंग्वेज ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाइलाइट कर लेना। ये फ्री का क्वेश्चन है आपका। 92nd अमेंडमेंट से हमने बोडो, डोगरी, मैथली, संथाली मैं तो रट लिया मैंने तो। बोडो, डोगरी, मैथली, संथाली। ये 4 आपको याद करना है। ये क्वेश्चन बनता है कि ये लैंग्वेजेस कब ऐड हुई? आपको 92nd में बताना है। ये क्वेश्चन बनता है 92nd अमेंडमेंट से कौन-सी लैंग्वेज ऐड हुई? तो आपको ये बताना है। ठीक है ठीक है? यहाँ पे किया जाता है। फिर सिंधी याद कर लीजिए, सिंधी जो है 21st अमेंडमेंट से ऐड हुई है 1967 ये भी आपको ईयर्स भी याद करने हैं। प्रैक्टिस ऐसी कीजिए कि बाद में दिक्कत ही ना आए। समझ रहे हैं? हमको ऐसे पढ़ना है कि बाद में हमें कभी देखना नहीं पड़े कि इसमें क्या है। तो शुरू से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? फिर तो शेड्यूल 8 में सिर्फ इतना सा याद करना है। फिर शेड्यूल 9 में आते हैं। तो शेड्यूल 9 में है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या है, इसको हमने लैंड रिफॉर्म नाम से याद करा है, लैंड रिफॉर्म। देखिए, एक शेड्यूल बनाया गया, एक शेड्यूल 9 बनाया गया, शेड्यूल 9 बनाया। इस शेड्यूल 9 की एक खास बात ये थी कि शेड्यूल 9 में आप कुछ भी इसकी शेड्यूल जैसे शेड्यूल 9 है, इसकी लिस्ट में आप कोई सा भी एक्ट एंटर करवा दो। कोई सा भी एक्ट इस शेड्यूल 9 की लिस्ट में एंटर कराओगे ना, इस लिस्ट के मैटर को आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। कहने का मतलब समझना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 30। उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कोई भी कोई भी स्टेट कोई भी स्टेट
ऐसी, अब स्टेट का मतलब देख लेंगे क्या होता है। कोई भी स्टेट ऐसी लॉ नहीं बनाएगी, ऐसी लॉ नहीं बना सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे। वापस रिपीट करती हूँ, कोई भी स्टेट ऐसी लॉ नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट का दिमाग घूम गया, गवर्नमेंट को करना है फंडामेंटल राइट को वॉयलेट, गवर्नमेंट को क्या करना है, फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करना है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बना दिया शेड्यूल 9, और शेड्यूल 9 के ऊपर एक खास ब्लैंकेट कवर दे दिया, ब्लैंकेट कवर दे दिया ये बोलकर कि इस शेड्यूल 9 में जो भी लॉज इंसर्ट की जाएगी, चाहे वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है या नहीं करती है, हमें मतलब नहीं है, पर इस शेड्यूल 9 में जो भी लॉ इंसर्ट कर दी गई वो आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती हुई अगर कोई लॉ बना दी जाती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं। पर शेड्यूल 9 में अगर कोई लॉ ऐसी जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है, आपने इंसर्ट कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ने एक चाल चली, हम बोल सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल 9 के थ्रू उन्होंने एक ब्लैंकेट कवर दे दिया उन सभी लॉ को जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही है, तब भी जाकर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, नहीं कर सकते थे, पर अब चैलेंज कर सकते हैं। तो वो सिनेरियो हम बाद में समझेंगे जब हम आर्टिकल 31B को समझेंगे। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, कुछ ऐसे एक्ट्स उनको वैलिड किया जा रहा है बाय इंसर्टिंग देम इन शेड्यूल 9। वापस बोलती हूँ, कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे एक्ट्स बनाए गए जिन्हें वैलिड, जिन्हें जो कि फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन होने के बावजूद भी उन्हें वैलिड करार दे रहे हैं, वैलिडेशन दे रहे हैं। अब जैसे जो मैंने आपको मैंने जो आपको एक कंसेप्ट बताया, वो कंसेप्ट तो लिखा हुआ है 31B में, वो कंसेप्ट लिखा हुआ है 31B में, पर वो जो लॉज जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं, मान लीजिए एग्रीगेशन लॉज, नेशनल ये लॉज, रेंट कंट्रोल एक्ट, ऐसे बहुत सारे लॉज इसमें इंसर्ट कर दी, तो वो लिस्ट जो है ना लॉज की, एक्ट्स की, वो तो इसमें डाल दी, और जो कंसेप्ट है ना वो 31B में, आर्टिकल 31B में इंसर्ट किया है। और जो मैंने एक बात बोली आपको कि पहले हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल 9 को चैलेंज नहीं कर सकते थे, पर आप कर सकते हैं, वो आया है आपके एक केस लॉ से, जो कि हम रीड करेंगे। ठीक है, और ये जो शेड्यूल 9 है ये आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड होता है। इसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अमेंडमेंट से इंसर्ट किया था, और इसी अमेंडमेंट के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ी हिस्ट्री प्रिपेयर हुई है, जो कि केस च्यवनंदन भारती वाला केस जो है ना वो इसी पे बेस्ड है, समझना। जो शंकरी प्रसाद वाला केस है, केशवानंदन भारती वाला केस है, जो गोलकनाथ वाला केस है, ये सारे केसेस जो है, मिनर्वा मिल्स केस है, ये सारे केसेस इस फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 को चैलेंज करते हैं। ठीक है, हम समझेंगे उसको बाद में, पर अभी तक आप बताइए, आपको पॉइंट क्लियर है क्या ये जो हमने समझा है? प्लीज बताइए, क्योंकि ये एक अच्छा कंसेप्ट है जो आपके माइंड में आपको इंसर्ट होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो अभी तक हम इतना ही समझेंगे। जब हम 31B समझेंगे, देखिए 31B आप किसी नोट्स को बाय करिएगा, कोई नहीं समझा था 31B, पर मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझने में मदद करती है। 31B का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पर ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपको केशवानंदन भारती केस समझना है, क्योंकि आपको मिनर्वा मिल, गोलकनाथ, ये सारे केसेस समझने हैं, इसके लिए ये एक रूट है आपकी। वैसे 31B और शेड्यूल 9 का सिर्फ इतना सा पार्ट पूछा जाता है, पर मैं चाहती हूँ कि एक नॉलेज आप में डेवलप हो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके सामने बोर्ड जो बनेगा वो हाई कोर्ट जजेस होंगे, और हाई कोर्ट जजेस की जो कमांड होती है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी होती है, तो वहां पे आप बिल्कुल मात नहीं खाने चाहिए। और अगर आप इन फ्यूचर चाहे तो LLM करते हैं, तो LLM भी आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कीजिए, तो उससे और भी अच्छा आपका स्कोप बनेगा। शेड्यूल 10, अच्छा मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि जो भी यहाँ पे लॉ एस्पिरेंट्स जो भी यहाँ पे जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनका LLB खत्म हो गया है तो LLM करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके दो आपके इंपॉर्टेंट रीजन है कि एक तो आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं बनता कि आपने इतने सालों से क्या किया, भाई आपने 2024 में या फिर 2022 में LLB कर लिया
और अभी तक जब आपका इंटरव्यू की डेट है तब तक आपने क्या किया, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एलएलएम जरूर कीजिए। और एलएलएम का एक और है कि जब आप जज बन जाते हैं, मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, तो आपको एडिशनल सैलरी मिलती है, ठीक है? ज्यादा नहीं होती, 10-15 हजार रुपए तक की होती है, पर वो आपको एलएलबी और एलएलएम जो एलएलबी कर रखे हैं और जिन्होंने एलएलएम कर रखा है, उनका एक डिफरेंस होता है 10 to 15,000। तो ये आपको सजेशन है मेरा। मैम, हाँ, एलएलएम किसमें करना बेनिफिशियल रहता है फॉर द प्रिपरेशन एंड फॉर द प्रोफेशनल? देखिए आपका वो है, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पसंद था तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में किया था। वैसे आप क्रिमिनोलॉजी में भी कर सकते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट के भी क्रिमिनल सब्जेक्ट आपका कवर होता है, ठीक है? पर मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलते हैं बोर्ड के सामने तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। पर क्रिमिनोलॉजी में भी कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ना होकर किसमें हो, क्रिमिनोलॉजी में हो, ठीक है? उसके अलावा तो मुझे लगता है कि वो आईपीआर में भी होता है और एक टॉर्ट वाला सब्जेक्ट भी किसी में कवर होता है, आईपीआर है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो भी होता है एक सब्जेक्ट आपका। वो आप करते हैं, एक लेबर लॉ में भी शायद इस टाइप का भी होता है, पर वो आप करते हैं तो वो आपके ना जुडिशरी से थोड़ा सेगमेंट अलग है वो वाला। मोस्टली बच्चे क्रिमिनोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में करते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं हम शेड्यूल 10 में। तो शेड्यूल 10 जो है ना, वो हमारा डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। और एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या है? सिंपल सा एंटी डिफेक्शन लॉ है कि वो तो ना आयाराम और गयाराम, एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, आयाराम और गयाराम, कि आपने इसको बोलते हैं हम दल बदल कानून, हिंदी में बोलते हैं दल बदल कानून, आपने सुना भी होगा। देखिए जो आरजेएस वाले हैं ना, वो तो और जो एमपी वाले हैं, वो हिंदी भी अपनी डेवलप कर लीजिए, क्योंकि आपको जजमेंट हिंदी में लिखना है, ऑर्डर हिंदी में लिखना है, तो आपके लिए तो हिंदी काफी बेनिफिशियल है, ठीक है? तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ होता है आपका दल बदल कानून, जहां पे एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी को छोड़ के जाती है, समझ रहे हैं भाई, मैं इस पार्टी में हूं और इस पार्टी को छोड़कर इसमें जा रही हूँ, और मेरा मन कर रहा है तो इस पार्टी को छोड़कर तीसरी पार्टी में जा रही हूँ, भाई ये कोई मजाक चल रहा है क्या? ये राजनीति है फिर कोई क्लास का गेम चल रहा है कि भाई क्लास में मेरे को ये फ्रेंड पसंद नहीं आया तो मैं इसमें चला गया, इसमें ये ग्रुप पसंद नहीं आया तो मैं इसमें चला गया, ऐसा नहीं होगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो थी, इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इस चीज पे प्रोहिबिशन पुट करने के लिए, इस चीज पे चेक पुट करने के लिए कि जो राजनेता है, जो हमारे एमपी एमएलएज हैं, वो अपने जो ग्रुप है, अपने दल को, ठीक है, उनको नहीं छोड़े, इसलिए इस कानून को बनाया गया। इस कानून के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। इस कानून का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा शेड्यूल 10 का, ये है, ये रट लीजिए, इसको रट लीजिए बिल्कुल। 52nd अमेंडमेंट 1985, 52nd अमेंडमेंट 1985, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि किसी किसी जुडिशरी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, पर मोस्टली कम होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब इसमें एक ये देख लीजिए, इसको रीड करना है 102, आर्टिकल 102 और 191 के साथ। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 102 एमपी और आर्टिकल 192 एमएलए, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। अगर कोई भी मेंबर या फिर एमपी एमएलए अपने ग्रुप को छोड़कर, ठीक है, अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है, तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। हर केस में नहीं है ये आर्टिकल, ये जो हमारा शेड्यूल 9 है इसमें बता रखा है कि किन किन केसेस में होता है, ठीक है? तो वो डिस्क्वालीफाई आता है। और डिस्क्वालिफिकेशन के जो आर्टिकल जो है ना, ये दोनों है, उनको भी याद कर लेना, अभी याद कर लो कि एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन होता है 102 में, एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन होता है 191 में। दैट्स इट, याद कर लीजिए, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए ऑन चेंजिंग पार्टी, लिख दिया नहीं मैंने, खत्म हो गया। इतना ऐसा समझना, मैं ज्यादा नहीं करना इसको। फिर 11th हमने समझा पंचायत, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी? पंचायत की पावर, पंचायत की अथॉरिटी, पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। कौन से अमेंडमेंट से पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कौन सा है? पार्ट 9 में इंक्लूड किया गया। कौन से? देखिए ये लिख लीजिएगा, पार्ट 9 है और ये पार्ट 9A है, ठीक है? और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक और होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका है पार्ट 9 भी। हम आगे पढ़ेंगे सब चीजों को, पर कुछ चीजें आप अभी से लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पे शेड्यूल 11 में पंचायत की पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, और 73rd अमेंडमेंट 1992 के थ्रू इसे इंसर्ट किया गया। पार्ट 9 को कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया?
देखिए जब आपको नोट्स दूँगी ना तो आप प्रिंट आउट निकल आइएगा और कुछ पॉइंट जैसे मैंने पार्ट 9 नहीं लिखा तो आप लिखिए इस चीज़ को, लिखिए ज़रूर। पार्ट 9 को कौन से अमेंडमेंट से या फिर शेड्यूल 9 को कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया? 73rd अमेंडमेंट 1992 रट लेना। ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी में भी सेम है, ये बात देखो मैंने लिखा सेम, सेम है ऊपर वाला। यहाँ पे मैंने एब्रिविएशन और रिपीटेशन कम कर दिया है। एब्रिविएशन यूज़ किए, रिपीटेशन कम कर दिया तो शॉर्ट नोट्स जो है ना आपके बहुत शॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है? एडेड बाय 74th अमेंडमेंट 1990। ठीक है? तो आई होप आपको शेड्यूल जो है ना क्लियर हुआ होगा। ये शेड्यूल में से क्वेश्चन बनते हैं सीरियसली, मज़ाक में मत लेना चीज़ों को। तो क्लियर है बताइए प्लीज़ रेज़ हैंड करके सभी को? ठीक है। मेरे 1 सेकंड। हुँ, ठीक है। अब इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं प्रियम्बल को, ठीक है? प्रियम्बल को, कल हमने प्रियम्बल पढ़ा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, democratic and republic and secular, ये मैं भूल जाती हूँ, ठीक है? एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ फेथ एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप, ठीक है? और ये सारी चीजें आपको भी जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे याद होनी चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड जरूर पूछता है कि प्रियम्बल सुना दीजिए बड़ी जल्दी से आप लोग, ठीक है? तो प्रियम्बल जो है मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल्स हो गए, 4 इसके ऑब्जेक्ट्स हो गए और सोर्स क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। देखिए जो प्रियम्बल है उसका सोर्स है पीपल ऑफ इंडिया। कोई गवर्नमेंट ने, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलती है हमने नहीं बनाया ये तो सोर्स क्या है? पीपल ऑफ इंडिया के लिए हमने, पीपल ऑफ इंडिया से और के लिए हमने ये प्रियम्बल बनाया है। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रियम्बल का सोर्स क्या है? तो हमें बोलना है पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पीपल ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इससे ज्यादा हमें समझना नहीं है, तो सोर्स का पीपल ऑफ इंडिया, दैट्स इट, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 5 प्रिंसिपल में हम समझेंगे सोवरेन, ठीक है? सोवरेन और यहाँ पे हमने 4 इसको करा इंक्लूड। जस्टिस, देखो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सेल्फ, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, TEBFW। एक बार इनिशियली चीजों को शॉर्ट में याद कर लीजिए, फिर आप इजीली बोल पाएंगे। इक्वलिटी ऑफ एसओ मतलब स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी assuring the dignity and unity integrity of nation। अब यहाँ पे जब आप प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो आपके प्रियम्बल से एक क्वेश्चन आप पहले सोचेंगे प्रियम्बल होता क्या है। तो प्रियम्बल का मतलब समझने से पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि प्रियम्बल एक ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, या फिर आपको बोल सकते हैं एक स्पिरिट दे दिया आपको कि भाई इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे 395 आर्टिकल, 22 चैप्टर्स, ठीक है, इंक्लूड किए गए हैं, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स इंक्लूड किए गए हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, बनाने का उद्देश्य क्या है, उसको समराइज कर दिया। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, इन पूरे आर्टिकल्स का, पार्ट्स का इंट्रोडक्शन जो है ना वो प्रियम्बल में दिया गया है। इसे हम क्या बोलते हैं? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आगे देखेंगे हम इसके बारे में कि इसके बारे में क्या क्या है, पर फिलहाल के लिए हम इसको समझेंगे कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। देखिए सोवरेन का मतलब सिंपल सा होता है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। 2 शब्द मैंने यूज कर लिए हैं यहाँ पे, कंट्रोल और डिपेंड। तो यहाँ पे 2 शब्दों को मैं ऐसे कर देती हूँ, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड और इंडिपेंडेंट। ये 2 शब्द मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दे दिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन अनदर कंट्री, एनी कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मीनिंग इसका मतलब सिंपल सा यही है, ठीक है। नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड अथॉरिटी, पहला वर्ड, ठीक है। एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल। अब आप इसकी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में बना के रख दीजिएगा एग्जाम में, आपको कीवर्ड मिल चुका है कि इंडिया इज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड अथॉरिटी एंड इट इज एब्सोल्युटली
अनकंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, ये सिंपल सोवरेन का मतलब हम समझ लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई हम जो है, हमारी कंट्री जो इंडिया है ना, वो कॉमनवेल्थ, TW का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉमनवेल्थ, ठीक है, और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इंडिया जो है कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो भाई इसका मेंबर है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो है किसी और कंट्री के कंट्रोल में है। भाई यूएनओ का पार्ट है, कॉमनवेल्थ का पार्ट है, तो ऐसा नहीं लगता कि किसी और कंट्री के कंट्रोल में है, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जो मेंबरशिप है ना, हम लोगों ने वॉलंटरली ली है। नहीं, हमने वॉलंटरली ली है। ये सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस है। हम कोई, इन्होंने हमको अपना गुलाम नहीं बना रखा, ठीक है, हम चला के हम इनके मेंबर्स बने हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के और यूएनए के। कॉमनवेल्थ कंट्रीज आपको पता होगा वो कंट्रीज है जो कि पहले जिन पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, और अब वो कॉमनवेल्थ कंट्री कौन कौन सी कंट्रीज है जो जिन पे पहले पहले ब्रिटिशर्स ने रूल किए, ठीक है, वो कंट्रीज ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं। पर अब वो किसी का रूल नहीं, क्योंकि सब अब बिल्कुल आजाद हो चुकी है, फ्री हो चुकी है, फ्रीडम मिल चुकी है सबको। पर एक एलिगेंस पे करते हैं हम उनको, ब्रिटिश रूल को हम एक एलिगेंस, सम्मान, एक सम्मान देते हैं, एलिगेंस पे करते हैं। इस कारण से हम उनके मेंबर बन चुके हैं। इससे ज्यादा एक शब्द आपको याद पता नहीं होना चाहिए, ज्यादा आपको मतलब याद तो करना कोई सेंस तो है नहीं, कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ये आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, बस इतनी सी बात है ना। फिर भी एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता होगा। तो नॉट रिस्ट्रिक्ट इट्स सोवरेनिटी बिकॉज इट इज अ सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये आपका सोवरेन का सिंपल सा छोटा सा मतलब आपने कवर कर दिया। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं समझ में आया तो, अगर समझ में आया है तो प्लीज रेज हैंड करके बताइए, जिनको भी क्लियर है प्लीज रेज हैंड करिए, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? देखिए सोशलिस्ट जो है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनेगा, यहाँ पे बता देती हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का बनता है कि ना कौन कौन से, देखिए प्रियम्बल जो था ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आया, फोर्स में आया, उसी दिन से प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में है। पर कुछ पॉइंट जैसे कि ये दोनों लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो शब्द है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़े गए। कौन कौन से वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में 46 अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किए गए? सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ऑल ऑफ द अबव। आपको टिक करना है ऑल ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन आपको बनता है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और यूनिटी, इंटीग्रिटी शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़े गए? तो आपका आंसर होना चाहिए 42nd अमेंडमेंट 1976। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का कंफ्यूज होते हैं, वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एक ही वर्ड सा लगता है। तो आपको रट लेना है कि एक तो एसओ है और एक सेक्युलर, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये और यूनिटी, ठीक है। तो वही हम डील कर रहे हैं कि सोशलिस्ट जो है वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब सोशलिस्ट देखिए, हमारे आपने देखा होगा तीन इकोनॉमी, तीन टाइप की इकोनॉमी होती है, ज्यादा लेना देना है नहीं, पर देखते हैं। एक होता है कैपिटल इकोनॉमी, जो कि सिर्फ कैपिटल पे फोकस करती है, पैसे पे फोकस करती है, लोगों के वेलफेयर पे फोकस नहीं करती। एक होती है सोशलिस्ट, ठीक है, कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड, वैसे इंडिया जो है ना मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर हमने हमारे प्रियम्बल में डाला सोशलिस्ट वर्ड, कि भाई ऐसा मत सोचना, क्योंकि हमारा जो हमारा जो पैसा कमाना हमारा इंटेंशन नहीं है। हम हमारा इंटेंशन मेन है सोशल वेलफेयर करना और सोसाइटी का रिफॉर्म करना। ये दो शब्द यहाँ पे बनेंगे जो आपको यूज करना, क्या कि सोशलिस्ट वर्ड को ऐड करने। देखिए सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग जो है ना, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, कहीं भी सोशलिस्ट वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन से इम्प्लिसिट होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से निकलती है।
ठीक है? अब सोशलिस्ट को ऐड करने का मैंने आपको बता दिया कि सोशलिस्ट का पर्पस क्या था देखिए, ऐड करने का कि वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना, कि जहाँ पे लोगों की भलाई हो, जहाँ पे हम लीगल एड दे सकें लोगों को, जहाँ पे हम लोगों के लिए जो स्कीम्स हैं वो लागू कर सकें, कुछ ऐसी योजनाएँ जो लोगों की भलाई के लिए हो, ठीक है? जो लेडीज़ की भलाई के लिए हो, सिर्फ पैसा कमाना हमारा इंटेंशन नहीं रहेगा। सोशल रिफॉर्म करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड, ठीक है? अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप एक शब्द देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, एक इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ही सोशलिस्ट होता है। देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या है कि अब इसको इस तरह से देखिए कि अगर हम सोसाइटी में रिफॉर्म करना चाहते हैं, सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि एक रिच और पुअर के बीच में एक जो लाइन है, वो ज़्यादा बड़ी ना हो। मतलब जो अमीर है, अमीर बन रहा है और गरीब, गरीब बन रहा है, वो चीज़ हमारी इकोनॉमी वो एक सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, उसमें नहीं होनी चाहिए। एक गैप जो है वो वहाँ पे फिल होना चाहिए। दैट मीन्स जो हमारे मटीरियल रिसोर्सेज़ हैं, जो हमारे मटीरियल रिसोर्सेज़ हैं, वो बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। सेंट्रलाइज़ नहीं होने चाहिए कि किसी एक ही पर्सन के पास है। वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए, ये आपका मेन मतलब होता है और ये मैं कहाँ पे समझाऊँगी आपको, अभी नहीं समझा रही है। ये आप जब 39 बी एंड सी पढ़ेंगे ना, उसी से ही इसको इम्प्लिसिट किया है। देखिए मैंने बोला कि सोशलिस्ट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिट है। मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप पढ़ोगे, तो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद एक जनरल व्यू डेवलप कर पाओगे कि हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मोटो है, वो सोसाइटी का रिफॉर्म करना है। सोसाइटी को सोशल रिवॉल्यूशन लाना है। आप ये वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, सोशल रिवॉल्यूशन लाना है। ठीक है? अब 39 बी एंड सी जो है ना, वो मेन इस पे फोकस करते हैं कि सोशलिस्ट अगर हमारी कंट्री को बनाना है, तो हमें मटेरियल रिसोर्सेज को इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा, इस तरह से डिवाइड करना होगा कि वो सेंट्रलाइज ना हो। ठीक है? ये मेन यहाँ पे कांसेप्ट हम समझेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक जस्टिस जो शब्द यूज़ किया है, उसका मतलब भी सोशलिस्ट है। अभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक जस्टिस को भी, इसका मतलब भी इकोनॉमिक जस्टिस है। अब जो मैंने आपको बताया कि भई गरीब ज़्यादा गरीब ना हो, पुअर एंड रिच के बीच में एक लाइन है, ये सारे कांसेप्ट हैं, जो कि हम 39 बीएनसी में और अच्छे से समझ लेंगे। पर इनका ज़्यादा हमको डीप में एनालिसिस नहीं करना। ये सोशलिस्ट का मतलब तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है और काफ़ी ट्रिकी है। कोई बच्चा डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकता कि सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। हमें सिंपल सा बोलना है कि सोशलिस्ट का मतलब वो आइडियोलॉजी या फिर वो सोसाइटी जहाँ पे हम बात करते हैं पूरे स्टेट के वेलफेयर की, सोशल रिवॉल्यूशन की, सोशल रिफॉर्म। ठीक है? बस ये मतलब है। क्लियर है क्या बताइए प्लीज़? रेज़ हैंड करके बताइए कि आपको जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्लियर है। ठीक है? फिर नेक्स्ट है सेक्युलर। देखिए सेक्युलर का मतलब तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको तो आप हाइलाइट कर लेना। क्योंकि जब आप यूसीसी पढ़ते हैं ना, तो सेक्युलर का मतलब पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेक्युलर का आज मतलब आप समझिए कि सेक्युलर का मतलब होता है कि ऐसा स्टेट, ऐसी कंट्री जिसका कोई अपना रिलीजन नहीं है। चाहे उस कंट्री में हिंदू रहे, मुसलमान रहे, क्रिश्चियन रहे, जूस रहे, पारसी रहे, जैन रहे, सिख रहे, कोई भी उस कंट्री में रह रहा है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो है एक मत रखे, एक नज़र से सभी को देखें, किसी के लिए डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, बाइफरकेशन ना किसी के लिए भी। तो सेक्युलर का मतलब ऐसी कंट्री, ऐसा स्टेट जहाँ पे सभी धर्मों के लिए एक समानता हो और कंट्री जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसका कोई भी रिलीजन नहीं। तो हम 2 वर्ड यहाँ पे देखेंगे। 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ ये मैंने आपको बताया, ठीक है? फिर स्टेट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज़ एनी रिलीजन। स्टेट ऐसा नहीं बोले कि हम हिंदू हैं या फिर हम पारसीज़ हैं। स्टेट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज़ एनी रिलीजन। इट न्यूट्रल इन मैटर ऑफ रिलीजन। न्यूट्रल होना चाहिए रिलीजन के मैटर में। बिल्कुल कि हमारा कोई धर्म नहीं। इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। सारे धर्म बिल्कुल समान होने चाहिए। ये हमने मतलब समझा। फिर आप देखेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 में जहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए हम बात कर रहे हैं
प्रियम्बल की। तो आप समझ रहे हैं प्रियम्बल में तो ये शब्द जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 लिखना यहाँ पे तब से ऐड किया गया है। पर कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना उससे पहले 25 आर्टिकल 25 और 25 से लेकर 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई थी कि सभी को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस प्रोफेस कंसाइंस और क्या करने का राइट है, प्रोपोगेट करने का राइट है। ये आर्टिकल 25 हमारी बात करता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप प्रियम्बल देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें अभी हम पढ़ ही रहे हैं प्रियम्बल, तो मैं आपको एक शब्द से इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी यहाँ पे। देखिए जब आप ये देखते हैं प्रियम्बल तो उसमें आपने देखा कि यहाँ पे सेक्युलर शब्द भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेक्युलर है और यहाँ पे देखिए ये लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। मतलब क्या मतलब है, सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट के लिए सभी जो धर्म होंगे, सभी जो रिलीजन्स होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब वो इक्वली ट्रीट करेंगे। और ये किसके लिए, पर्सन्स के लिए, कि जो हर पर्सन को थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप का अधिकार होगा। भाई स्टेट जो है ना किसी धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। अगर मान लीजिए स्टेट ने बोला कि मैं तो हिंदू धर्म को मानता हूँ, गवर्नमेंट बोल रही है हम तो हिंदू धर्म के हैं, तो फिर वो लोगों को कैसे लिबर्टी देंगी कि वो अपने फेथ वर्शिप और बिलीफ को एक्सप्रेस कर पाए। मेरी बात समझ रहे हैं। मान लीजिए मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूं और मैं बोलती हूँ कि हम तो हिंदू धर्म को मानेंगे, तो मान लीजिए कोई मुस्लिम धर्म से है तो वो कैसे अपने मुस्लिम धर्म को कैसे हम उसको लिबर्टी दे पाएंगे। हम तो उसको प्रेशराइज करेंगे कि तुम भी हिंदू धर्म मानो। तो आप समझ रहे हैं चीजों की लिंकिंग कैसे है। यहाँ पे बोला कि स्टेट के लिए, और यहाँ पे जैसे ही स्टेट के लिए बोला गया कि स्टेट सभी धर्मों को इक्वली मानेगा, तभी ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सभी लोगों को यहाँ पे इंडिया में सभी लोगों के लिए वर्शिप फेथ बिलीफ एक्सप्रेशन एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए पूरी पूरी लिबर्टी। तो मैंने इसको कनेक्ट किया, मैंने नहीं, जैन पांडे जी ने, जिनकी बुक से मैंने रेफरेंस किए सारी चीजें, नोट्स बनाए हैं मेरे। तो देखिए यहाँ पे कंटेंट इन एक्सप्रेशन लिबर्टी ऑफ थॉट बिलीफ। देखो यहाँ पे थॉट एक्सप्रेशन तो आपके आर्टिकल 19(1)(a) से डील करते हैं, बिलीव फेथ एंड वर्शिप ये आपके इससे डील करता है, ठीक है। एक केस हम यहाँ पे ले लेते हैं एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। रट लेना इस केस को, एसआर बोमाई कि इसमें कैसे याद करना है, सिंपल याद करना, एस और एस। एसआर बोमाई में सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। 1994 का आपका ये केस है, इंपॉर्टेंट केस है, याद करना। क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्युलरिज्म। ये क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का और आपको अच्छे से केस लॉ लिख के एक सिंपल सा देके लिख के आना, ठीक है। तो आप अब पारुल मैम की क्लास, पहले तो डाउट पूछिए, कोई डाउट आपके माइंड में क्लिक हो रहा है तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, क्लियर सभी को एक बार रेज हैंड करके बताइए, ठीक है। तो अब आपकी क्लास होगी 11 to 12 पारुल मैम की। तो आप सीपीसी की क्लास लेंगी पारुल मैम, तो आप ज्वाइन कीजिए, वो आपको लिंक शेयर करेगी। और